मुबाशर यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन, और आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। नाजरीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के दौरा लाहौर होने मुल्क की सियासत में एक नई गर्मा गर्मी जो है वो पैदा हो चुकी है। क्या ही दबंग अंदाज था उनका, क्या ही दबंग अंदाज में सोहेल आफरीदी ने दौरा लाहौर किया है। उसके साथ ही लाहौर में क़याम के दौरान उन्होंने मरियम नवाज को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का खुला चैलेंज भी दिया, जबकि पंजाब असम्बली में पेश आने वाले हंगामे पर इंक्वायरी रिपोर्ट सिक्योरिटी इदारों को भेजने का ऐलान हुआ है। इस दौरे पर हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं से मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं, जिससे सियासी कशीदगी मजीद वासे होकर रह गई है। ये तो था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़े तो 2025 अपने इख्तितामी सांसें ले रहा है। रवां साल मुमलिकत खुदादाद पर कड़े इम्तिहानों और अनमिट दास्तानों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस साल में अदलिया तनकीद की जद में रही, मौशी बहरान एक चैलेंज था तो सियासी अदम इस्तेहकाम बिलाइलाज मर्ज से कम नहीं था। इन तमाम मसाइब के बावजूद अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को खुद से 8 गुना बड़े मुल्क को जंग में लोहे के चने चबवाए। नए साल की आमद है, कुछ नई उम्मीदों के साथ प्रोग्राम का आगाज भी कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन अगले साल जो चीज़ें हमारे सामने होंगी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बात हो रही थी कि सोहेल आफरीदी ने क्या ही दबंग अंदाज में लाहौर का दौरा जो है वो किया है। बातें तो अब ये भी हो रही हैं कि वो यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। जब उन्होंने दौरा लाहौर किया तो उसके बाद हमने देखा कि पंजाब हुकूमत जो है वो हमें मतलब शदीद जहनी टेंशन में लगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान लगी, बहुत ही ज़्यादा उनकी जानिब से बयानात दिए गए ये हो क्या रहा है। लेकिन बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में तो कहा जा रहा है कि वज़ीर आला केपी जो हैं वो लाहौर का तो दौरा कर चुके हैं, उसके साथ साथ कराची का भी दौरा करेंगे और उसके साथ साथ पंजाब के कुछ और भी बड़े बड़े शहर हैं जहां पर वो जाएंगे और वहां पर जाकर पीटीआई के कारकुनान जो है उनसे मिलेंगे। कुछ ऐसे कारकुनान जो कि जेलों में हैं उनकी फैमिली से भी मुलाकात करेंगे। एक दौरा जो था वो इतना भारी पड़ चुका है, तो क्या समझते हैं कि आगे चलने वाले वक्त में जो बड़े बड़े और जो दौरे करने की बातें हो रही हैं, ये क्या पंजाब हुकूमत इस चीज़ की परमिशन देगी या नहीं देगी? हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तारिक सुमेर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब और सगीर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का अदा करना चाहूँगी, आप लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तारिक सुमेर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या समझते हैं, एक दौरा जो था वो इतना भारी पड़ गया पंजाब हुकूमत पे, आगे ये जो और दौरों की बात हो रही है क्या इसकी इजाज़त दी जाएगी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? भारी कैसे पड़ गया, मैं तो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। क्या कोई इनकलाब आ गया लाहौर से? क्या आपने वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी हैं जो बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के आप कह रहे हैं कि लाहौर में जी बड़ा इस्तकबाल हो गया? वो जो ओरिजिनल तस्वीरें वो भी आई हुई हैं, उनको भी देख लें। सोशल मीडिया पे गेम बनाने से इनकलाब नहीं आता। बौखलाहट का शिकार लगे नहीं, कोई बौखलाहट नहीं है, कोई बौखलाहट नहीं है। वो एक ऐसा तासर दिया जाता है। वो गए लाहौर, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ख़ुद कहा कि जी मुझे लाहौर की तरक्की देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती और बत्तियां लगने से यानी बिजली का बहरान ख़त्म होने से कौमें तरक्की नहीं करती। ये इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके बानी का ये बयानिया था, जाली बयानिया था, झूठा बयानिया था। आपको याद होगा जब रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो बन रही थी तो कहते थे, और लाहौर की मेट्रो पे, कि जंगला बस है। उसी जंगला बस की कॉपी करते हुए पेशावर में मेट्रो बनाई और कितना बड़ा वो स्कैंडल बना, कितनी बड़ी इंक्वायरियाँ हुई। वो 20 अरब से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट 100 अरब रुपए तक गया। वो नैब के डीजी हैं वकार चौहान साहब, उन्होंने इंक्वायरी की थी, पेशावर में नैब के डीजी रहे हैं, उनसे जाके पूछ लें उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ किया था। अब वो कहते हैं कि जी तरक्की इससे नहीं होती। फिर जिस मोटरवे से वो गए पेशावर से लाहौर, 4 घंटे में वो पहुँचे, तकरीबन 4.25 घंटे में वो उनके बकौल, उनके लीडर के बकौल एक चोर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वो मोटरवे बनाई थी, यानी इनके बकौल। और एक चोर ने इस मुल्क के अंदर बिजली का बहरान ख़त्म किया, लोड शेडिंग ख़त्म की। ये इनके मैं उनके बकौल कह रहा हूँ। उनके बकौल तो क्या मोटरवे इस्तेमाल ना करते वहाँ से? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। फिर वो कहते हैं ना, एक तरफ कहते हैं सड़कें बनने से, मोटरवे बनने से कौमें तरक्की नहीं करती। क्या अमेरिका और यूरोप में मोटरवे बनी हैं, वहाँ कौमों ने तरक्की नहीं की? मवासलात के लिए बड़ी ज़रूरी है कि जदीद तरीन आपको सहूलतें मिले। फिर आपने स्वात मोटरवे क्यों बनाई? फिर आपने पेशावर में मेट्रो बस सर्विस क्यों शुरू की? वेलकम कर दिया जाता पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, तो शायद वो ये वाले बयान ना देते। नहीं, मैं वो भी मैं कहता हूँ, आपका तरीक़ाकार था, अगर आपने लाहौर जाना है, आपने सीएम से पंजाब से मिलना था, आप पहले ख़त लिख। अब ख़त लिख रहे हैं कि मेरे प्रोटोकॉल को, आपको याद है वो एक मीना अफरीदी है, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं जी,
उनसे सवाल हुआ, गलत हो सकता है सवाल एक सहाफ़ी का, उस सवाल के जवाब में उन्होंने जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की वो मैं इस नेशनल टीवी पे दोहरा भी नहीं सकता, और दोहरानी चाहिए भी नहीं। हर एक के घर में माएँ और बहनें बेटी हैं, इसका एहतराम होना चाहिए, बिल्कुल इसका ख्याल रखना चाहिए था उन्हें। कौन था? वो जो भी था उसको छोड़ देना। और एक और सहाफ़ी थे जो पख्तून सहाफ़ी हैं, खैबर पख्तूनख्वा, वो लाहौर में सेटल हुए, उन्होंने पश्तो में सवाल किया, फिर उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की उसकी सहाफत उर्दू में में। ना ऐसा सवाल करना। सगीर और यार साहब, एक आपकी मिनट सगीर तरफ चौई साहब, आऊंगी, तारिक सर अपना सर, मेरी वो आप जरा बात- एक्सेस तो देते हैं ना, उसने एक्सेस तो दिया सहाफ़ियों को, आप तो एक्सेस ही नहीं देते हैं। दे देंगे भैया आपको भी access। इंटरेक्शन बताएं आपने अगर कभी असगर किया। चौधरी साहब, आपसे भी इस हवाले से बात पंजाब की बात कर रहे हैं कि वो तारिक access दे जुबैर- दें। तारिक जुबैर साहब इस पर बात कीजिएगा प्लीज। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनको चाहिए था कि वहाँ पहले रिक्वेस्ट करते तो वो मुलाकात भी हो जाती। फिर पंजाब असम्बली के मतलब आज स्पीकर साहब ने, मलिक अहमद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो वाज़े तौर पे ये मौक़िफ़ दे दिया है, क्योंकि मासी का बेड़ा नहीं होता, एक डेकोरम होता है। जब आप असम्बली में जाते हैं, किसी भी असम्बली में मेहमान आना चाहते हैं तो लिस्ट दी जाती है। अब लिस्ट से ज़ायद आप बंदे ले जाएं, मशकूक लोग आपके साथ आ जाएं, तो असम्बली की सिक्योरिटी नहीं रोकेगी। जब आप नहीं रुकेंगे तो फिर लड़ाई होगी, और यही हुआ, तल्ख कलामी भी हुई। सवाल अगर किसी सहाफ़ी ने आपसे गलत कर दिया तो आप उसके जवाब में पंजाब की वज़ीर आला के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करें, वो तो आपको जेब नहीं देता। किसी खातून के बारे में किसी और पार्टी के लीडर को भी इस तरह की ज़बान जेब नहीं देती, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बातें ना करें। आप पंजाब से अगर कुछ सीख के गए हैं कि लाहौर की सड़कें अच्छी हैं, लाहौर की सुथरा पंजाब बड़ा अच्छा लगा है, तो आप पेशावर में जाके इम्प्लीमेंट करें। मैं उसको देखने आऊँगा और मैं आपको सलूट पेश करूँगा कि जी फरीदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। आपके जो पिछले थे, अपना क्या नाम है, गंडापुर साहब, वो भी इसी तरह की बातें कर करके चले गए। अपना परवेज़ खटक साहब थे, आपने वोट लिया वहाँ सिर्फ बयानिए के नाम पे। तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से आप ना कभी संजीदा रहे, ना आपने आइंदा होना है। बहुत आइंदा जबरदस्त होना है, है। लेकिन आपका पॉइंट आ चुका है। शकील करार साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। क्या समझते हैं सर, अभी ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के 3 रोज़ा दौरा लाहौर हुआ है, इसका मकसद क्या था? उसके बाद भी अब ये दौरा जो है कामयाबी के साथ हो भी चुका है, वापसी भी उनकी हो चुकी है। फिर अब जो बातें हो रही हैं कि कुछ ही दिन में वो कराची का भी दौरा करेंगे, उसके साथ साथ कुछ ही टाइम में हम देखेंगे कि पंजाब के और भी जो बड़े बड़े शहर हैं उनका भी दौरा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत जो है इस चीज़ की इजाज़त देगी या एक वार्म वेलकम आप देखते हैं कि अभी जो हो गया सो हो गया, आने वाले वक्त में एक वार्म वेलकम जो है उनकी जानिब से मिलेगा? शुक्रिया आकाशा, लेकिन बात यहाँ पर सीएम के किसी दौरे की बात नहीं है। यहाँ इशू खड़ा हो रहा है कि क्या सीएम के पीके का लाहौर का दौरा कोई गैर आइनी, गैर कानूनी था, और जिस तरह इन्होंने सवालात कराए मनशियात के और असले के, क्या वो किसी कौम को ज़ेब देता है? क्या वो सहाफ़ी थे जिन्होंने सवाल किए, और जिस तरह सवाल हो रहे थे वो ऐसा महसूस हो रहा है, जिसकी वीडियो मौजूद है, कि वो सवाल नहीं कर रहे, उसको पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गालियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल करने का भी एक अंदाज़ होता है। आप हमें सियासतदान हमें सिखाते हैं अक्सर कि सियासत में, सहाफ़त में सिखाया जाता है कि सवाल करें तो तमीज़ के दायरे में करें। लेकिन क्या मुझे बता सकता है कोई कि जो जिस तरह सवाल सीएम के पीके से और बाकी वज़रा से किए गए, क्या वो सहाफ़त का तरीका है या ये कोई किसी पार्टी का कोई तरीकाकार है? तो अपने आप को आप हमेशा फरिश्ता कहे हैं और दूसरे को आप चोर डाकू कहें, तो ये कब तक चलता रहेगा? आवाम आपकी बातों में इस तरह नहीं आएंगे। आपको पहले ही बात भी हुई कि सड़कें की सफाई और लाइटें लगाने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। तो अगर ऐसा होता तो फिर आप तमाम सड़कों पर गलियों में लाइटें लगा दें सोलर की, जो रात जलती रहेंगी, और आप ऐलान करते रहे कि हमने तरक्की कर दी है। आपने सिर्फ लाहौर में तरक्की की है, अगर की है तो बाकी जगह तो दिखाएं ना हमें। लाहौर के अलावा मुल्तान में दिखा दें, फैसलाबाद में दिखा दें, किसी और शहर में दिखा दें कि इस तरह आपने काम किया हो, जिसको आप तरक्की कह रहे हैं। देखिए सीएम का राइट है, और यहाँ तो अब तो सवाल ये उठेगा ना, जो उन्होंने चैलेंज किया है उनको सीएम पंजाब को, सीएम KPK ने, कि आप पेशावर में या KPK किसी हिस्से में जलसा करके दिखा दें, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी सियासी जमात या आपकी पोजीशन क्या है। ये हकीकत बात है। और देखें ना, PTI वाले तो दावा नहीं कर रहे, वो तो उनके तो अमली काम है। 180 नशिस्तें ली थी पंजाब से, तो बाद में फिर क्या हुआ वो दुनिया को जानता है, उस पर हम दोबारा बात क्यों करें। तो बात आप खुद इखलाकी करते हैं, लेकिन आपके अंदर इखलाक नहीं है। आप बात देते हैं, दर्श देते हैं लोगों को कि तमीज़ के दायरे में बात करें, लेकिन जब आपकी बारी आती है फिर आपको तमीज़ भूल जाते हैं। फिर आपको अपनी कमीज़ भी याद नहीं रहती है कि कहाँ पड़ी भी है। तो हर सबका माजी इससे ही भरा पड़ा हुआ है। आप अपने आप को फरिश्ता बना के पेश ना करें।
आवाम जानती है कि कौन कितना तमीज़दार है और किसका क्या माजी रहा है। Exactly. अब बात आगे बढ़नी है, अगर आगे चलना है, अगर अच्छे तरीके से चलना है, देखो ये माहौल, सियासी माहौल जो ख़राब हो रहा है ना, उसमें फिर अगर किसी पर नज़ला गिरना है तो PTI पे नहीं गिरना है, फिर नून लीग पे भी गिरेगा और पीपल्स पार्टी पे भी गिरेगा, फिर कोई जमात बचेगी नहीं इससे। जब इस सारे सिस्टम को किसी ने अगर लपेट दिया तो फिर वहाँ सब एक बराबर हो जाएंगे। देखो ना, इसी PTI ने, जिसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ कह रहे हैं, जब भारत ने हमला किया तो PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया था और खुल के मौक़िफ़ दिया था कि इस मौके पर हम अपने मुल्क और अपने अफवाज के साथ खड़े हैं। क्या उन्होंने बयान जारी नहीं किया था? आपने उस वक्त तो अप्रिशिएट नहीं किया। जब मुल्क की बात आई, मुल्क के दिफा की बात आई, मुल्क की इज़्ज़त वक़ार की बात आई, तो PTI ने अपना मौक़िफ़ दिया था। ठीक है, आज आप उसको कह रहे हैं कि उसके जो बानी PTI है वो गद्दार है या इस मुल्क के खिलाफ जा रहा है, तो ये इल्ज़ामात तो हर किसी पे लगे, हर किसी पे लगे ना। तो आप इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें, मुल्क में तरक्की करने, लोगों के दिलों में आप अपनी जगह बनाएं, बजाय कि आप CM KPK को रोकें या उसके लिए काउंटिंग खड़ी करें। आप कह रहे हैं हमने उसको कुछ भी नहीं कहा। आपने जो हंगामा खड़ा किया पंजाब असम्बली में, आपने जो साफियों के साथ जो कराया, वहाँ पे सवाल कराए, फिर सर्विस एरिया बंद कर दिया, तो ये तो आपका खौफ था जो आपके निकल सामने आ गया। अगर आपको खौफ नहीं था, आपको कोई सियासी तकलीफ नहीं थी, तो ओपन करते, सब करते ना ओपन सब कुछ, उनकी दावत करते, उनको बुलाते नाश्ते खाने पे। वो अगर ना आता तो फिर हम कहते हैं PTI गलत कर रही है, सियासत से हट रही है और सियासी दौर पर जानती नहीं है, उसको पॉलिटिक्स आती नहीं है, तो फिर हम कहते। लेकिन उसने आपको बता दिया कि आपने उसके ऊपर लगाम लगाया कि चर्च लाने की परमिशन नहीं है, असला लाने की परमिशन नहीं है। इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी CM पे, इस तरह किसी CM ने लगाया? क्या किसी हुकूमत सूबाई ने इससे पहले लगाया? सिटिंग CM जो साबका हो जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पे बड़े इल्ज़ाम लगे, लेकिन सिटिंग CM या PM पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया? क्या PTI ने अब को बात करती है शहबाज शरीफ के ऊपर, कह दे फिर ये सब चोर है? तो आप साहब आपका पॉइंट आ चुका है, हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ चुका है। सगीर चौधरी साहब क्या समझते हैं? तारिक सुमेर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब जो थी वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी, बल्कि सोहेल आफरीदी साहब जो थे वो खौफजदा थे, जबकि शकील करार साहब का कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है वो शदीद भुखलाहट का शिकार थी, शदीद खौफजदा थी। सबसे पहले तो ये बताया ना कि आपको क्या लगता है कि उस वक्त खौफजदा कौन था, और अगर आने वाले टाइम में सोहेल आफरीदी साहब पंजाब के जो और बड़े बड़े शहर हैं वहाँ का दौरा करते हैं, तो क्या मरियम नवाज या जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इस चीज़ की परमिशन देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, देखें, ये जो CM खैबर पख्तूनख्वा का दौरा है वो एक सियासी एतबार से कामयाब दौरा उसको करार दिया जा सकता है। उन्होंने जो मकसद हासिल करना था वो कर लिया, ठीक है, और इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि उसको किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए, लेकिन वो सारी कोशिशें जो है वो उनकी अपनी नाकाम हो गई। अगर कोशिश ना की जाती तो हो सकता है कि ये दौरा जो है इतना कामयाब ना होता। जी, ये देखें, इनकी ये गलती है कि आप जब जितनी चीज़ को दबाएंगे तो वो ज़्यादा उभरेगी, और इन्होंने दबाने की कोशिश की असम्बली के गेट पे। और जिस तरह से ये मुझे बताएं कि मैं तो उन साफियों को नहीं जानता कि आप एक CM को कहें कि क्या आप अपनी गाड़ी में चर्च लेके आए हैं और आपसे चर्च पकड़ी गई है। ये सवाल सहाफ़ी का नहीं, ये एक मीडिया टीम की बाकायदा तैयारी करवाई गई, ठीक है, और उनको बताया गया कि आपने ये सवाल करने हैं उनसे। और मैंने एक फुटेज में तो ये देखा कि एक सहाफ़ी साहब जो हैं वो एक मेंबर के पीछे पीछे भागना शुरू हो गया, और मतलब यूं लग रहा था जैसे कोई एक रेस लगी हुई है, और सवाल करते करते उनको भगाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो जब आप अपनी मीडिया टीम के ज़रिए इस तरीके से सवालात करवाएंगे तो फिर आप PTI पर किस तरीके से इल्ज़ाम देंगे कि उनकी सोशल मीडिया टीम बड़ी बदतमीज़ है। आज हमने देख लिया कि जो पंजाब में जिस तरीके से सवालात हुए, तो क्या वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में नहीं आते? क्या वो सहाफ़त इस तरह से की जाती है? क्या आप एक एक बंदे को पकड़ कर और उसको ज़ाती सवालात करेंगे तो फिर आगे से आपको क्या जवाब मिलेगा? कोई बंदा आपके लिए हार पहनाएगा आपको कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं गाड़ी में चर्च लेके आया था और मैं आपको हार पहनाता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मकसद उनका था उसमें अफरीदी साहब कामयाब हुए, और अब ये गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हुई है कि जो हमारी पॉलिसी थी या जिस तरह हमने एक पॉलिसी बनाई थी वो तो फ्लॉप हो गई। अब वो दूसरे शहरों का भी दौरा करेंगे और ये उनको नहीं रोक सकते। बात हो रही थी सड़कों की, मोटरवे की। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठा के देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो करप्शन होती है वो किस में होती है? वो प्रोक्योरमेंट एंड टेंडरिंग में होती है। ये टेंडरिंग किस चीज़ की है? ये सड़कों की टेंडरिंग है। और प्रोक्योरमेंट क्या है? ये इससे लिंक्ड है ना
किकबैक सारे सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं। अब आवाम के पैसे से अगर एक सड़क, आपने जेब से तो कोई चीज़ नहीं बनाई, जी। आवाम के पैसे से अगर आप एक सड़क बना देते हैं तो क्या वहाँ पर जो है वो मखसूस लोग गुजरेंगे, वो सीएम का काफिला नहीं गुजर सकता। तो सीएम ने ये साबित कर दिया और पीटीआई ने ये साबित कर दिया कि जो वो नैरेटिव लेके चल रहे थे या जो वो मकसद हासिल करना चाहते थे अपने दौरे का, उन्होंने पूरा कर लिया। आपने वहाँ से असेंबली के गेट पे हंगामा राई करवाने की कोशिश की, ये फुटेजेस में नज़र आ रहा है। कोई किसी अंधे बंदे को भी आप अगर वो फुटेज दिखाएंगे कि इसका मकसद क्या है तो वो आपको मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीके से बता देगा कि इसका मकसद क्या हो सकता है। लेकिन वो सारे मकसद फौत हुए। उन्होंने वहाँ पे जो उन्होंने प्लान किया था उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक जो है उन्होंने अमल किया। वहाँ पे जितने भी सियासी असीर हैं उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात हुई, जमान पार्क गए, इसके अलावा वो मुख्तलिफ लोगों से मिले, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात हुई। तो और क्या होता है इसमें? क्या जबरदस्त बात कर रहे हैं। इस हवाले से भी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी सगीर चौधरी साहब। अभी मैं असगर चौधरी साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। जी शकील गिरार की हमेशा मोटरवे की बात की जाती है और तो उनके पास है कुछ नहीं है, सिर्फ मोटरवे की बात होती है कि ये तरक्की देखिए हमने, लेकिन इस चीज को भी एडमिट करें ना कि जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो नून लीग के दौरे हुकूमत में कंप्लीट हुए, किसी और के दौरे हुकूमत में बात है। इस पे आपके जंगी तैयारे उतरे थे भाई, मेरे नहीं एयरफोर्स के, पाकिस्तान के, भारत के खिलाफ निरसन कर रहे थे। आज आप देख लें कि टूल टैक्स कितना लिया जा रहा है, हर साल उसमें कितना इजाफा होता है टूल टैक्स में। उसके अलावा सर्विस एरिया, कहीं भी आप चले जाए सर्विस एरिया में, वहां पर आम अशय खुर्दोनोश का मयार क्या है और उसके रेट्स क्या हैं वो भी चेक कर लें। उसका जिम्मेदार कौन है? अगर मोटरवे बना दिए तो लोगों को इतना एक्सपेंसिव कर दिया कि आम रोड से उस पर डबल कीमत उसको पैसे देने पड़ते हैं। उस पर कभी आपने कुछ काम किया? एग्जैक्टली फैसिलिटेट अगर किया है आवाम को, एक आम आदमी को, तो डेफिनेटली पूरे तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए। असगर चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। सोहेला अफरीदी के मुताबिक पंजाब में जो पीटीआई की मकबूलियत है वो आज भी बरकरार है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बरक्स जब हम देखते हैं कि नून लीग के कुछ वज़रा के बयानात या वज़ीर आला पंजाब के बयानात जब सामने आते हैं तो वो कहती हैं कि बहुत ही ज़्यादा पंजाब में जो डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं वो नून लीग के दौरे हुकूमत में कंप्लीट हुए और अभी भी स्टिल वही तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे सामने होती आ रही हैं। क्या समझते हैं सोहेला अफरीदी साहब का जो एक बहुत बड़ा उन्होंने बात किया, एक दावा किया है, इस दावे में कितनी हकीकत है? बहुत शुक्रिया काशा। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूं या दोस्तों की बातों का जवाब दूं? आप मेरे सवाल का जवाब दें, थोड़ा सा आप मुझे वक्त दीजिएगा। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं सोहेल अफरीदी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत मकबूलियत है। अब वो रफ्ता रफ्ता मकबूलियत अपनी खो चुके थे पंजाब में। ये बलाओ मरियम नवाज साहिबा का और उनके जो मशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज उन्होंने रखी हुई है कि उन्होंने कोई मौका सोहेल अफरीदी के इस दौरे को कामयाब तरीन दौरे में तब्दील कर दिया। चूँकि मैं बड़ा डीपली उसके ऊपर निगाह भी रखता हूँ। जब ये काफ़िला चला वहाँ से, असूलन तो इस काफ़िले को जीटी रोड से जाना चाहिए था ना। अगर आपकी ग्रिप होती पंजाब के अंदर तो आप इसे जीटी रोड से जाते। आप F-16 की स्पीड से क्यों जा रहे हैं भाई मोटरवे से? आप छोटे छोटे शहरों में रुकते, रवात रुकते, गुजरखान, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, लोग वहाँ पर आपका इस्तकबाल करते तो पता लगता कि आपने पब्लिक को निकाला। और जो स्ट्रीट मूवमेंट का जो आप अपना नाम दे रहे हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट यही है आपकी कि जब आप निकले तो कहीं हुकूमत ने आगे रुकावटें खड़ी करके उसे कामयाब कर दिया, वरना तो कहीं पर आपके 1000-2000 लोग किसी भी इंटरचेंज के ऊपर आपके पास नहीं आए हैं, रेस्ट एरिए में आपके पास नहीं आए हैं। तो कहाँ पर है फिर वो आपकी पार्टी? और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपने जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब में आलिया हमजा, उसे आपने बिल्कुल खुडे लाइन लगा के रखा हुआ है। सलमान आज भी कितने बंदे लेकर आए थे ये पूछे सर? देखे ना, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने तो बहुत अच्छी तर्जुमानी की सर। मैं तो ऐसा समझ रहा था, आंखें बंद थी कि शायद उज़मा बुखारी साहब बात कर रही है। मैं इसके ऊपर भी आता हूँ सर। देखिए, दूसरी बात यह है कि आप हुकूमत के जो मशीर थे ना, उन्होंने ऐसा मशवरा दिया, ओ जनाब खौफ है, पता नहीं कितने कारकुन निकल आएंगे, कहाँ पर क्या हो जाएगा, रुकावटें खड़ी कर दें जी। अच्छा, रुकावटें भी बड़ी इन्होंने स्मार्ट मूव चलाई है। नाम क्या रखा है इन्होंने? प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, कि सीएम साहब का प्रोटोकॉल है जी और सीएम साहब की सिक्योरिटी है, तो इसलिए आम लोग सीएम के पास नहीं आ सकते, करीब नहीं आ सकते। इन्होंने दूर दूर लोगों को कर दिया, जो कारकुन आए
उस तरीके से स्ट्रीट पावर नहीं निकल सकी जिस तरह होनी चाहिए थी, और जो कारकुन निकलना चाह रहे थे, आज भी पार्लियामेंट में हमारी कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने हमारी बात से इत्तेफाक किया। दूसरा देखें, तारक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, मोटरवेज इस मुल्क की ज़रूरत है, मेट्रोज इस मुल्क की ज़रूरत है। ये क्रेडिट अगर शरीफ फैमिली को ना दें तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। लेकिन काश फिर वही बात है कि ज़रा GT रोड से जाते हैं तो थोड़ा सा उन्हें पता लगता। इन्होंने कहा जी कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म, अजाब था बिजली का। आप यकीन करें कि इस कौम को बिजली मुयसर ही नहीं थी, और आज जोलियाँ उठा उठा के ये कौम दुआएं दे रही है। जब बिल आता है और IPPs को जो हम पे करते हैं, जो बिजली हम लेते भी नहीं हैं, और फिर IPPs को जो हमें पे करना पड़ता है, वो भी कौम जो है वहाँ पर दुआएं दे रही है। देखें, बड़े अच्छी बात की उन्होंने जनाब स्पीकर पंजाब असम्बली ने कि पंजाब असम्बली को मासी का बेड़ा, बिल्कुल पार्लिमान का तकद्दस है, पार्लिमान की तोकीर एक है, वो आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है, वहाँ का डेकोरम एक है, वो रखना चाहिए था। ये अंधाधुनी ने भी अपने कारकुन ने ले जाने चाहिए थे, और जिनका नाम नहीं था उन्हें धक्कम पेल भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस मुल्क की एक तारीख ये भी रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी बड़ी तकरीम है, बहुत इज्जत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो तारीख हमारे सियासतदान नई नई तारीखें बनाते हैं। अगर कल उन्होंने ये तारीख बनाई थी तो IPTI ने जाके आपकी बना दी जनाब वो पंजाब असम्बली वाली तारीख। ज़रूरत इस चीज़ की है। देखें, आपने अपने इंट्रो में बात की कि जी सिंध पंजाब जाएंगे और बाकी सिंध जाएंगे, बिल्कुल इन्हें पंजाब जाना चाहिए। पंजाब जाएं, पहले उन लोगों को देखें कि अब बानी PTI के हकीकी कारकुन कौन से हैं, जो बानी PTI के साथ खड़े हैं लोग हैं, जो असीरान हैं, वो कहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, और उनकी दाद रसी के लिए कौन कहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर तो 2-2 साल किसी को याद नहीं आई कि कोट लखपत जेल जाके तो उनका भी पता कर ले वहाँ पर, और बिलखसूस और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो बीमार है, खातून है, उनका तक का किसी ने वहाँ पर पता नहीं किया है। वहाँ से ये रुख करेंगे कराची का, और मैं कराची के हवाले से आपको पेश की ये बता दूँ कि मुराद अली शाह है ना, वो यकीनन अगर और कुछ करें ना करें, जोराना इशाइया ना दें, लेकिन उनको बुके ज़रूर भिजवाएंगे और उन्हें वेलकम ज़रूर करेंगे। कोशिश भी PTI को करनी चाहिए कि जाके सियासत करे। ये नहीं हो सकता कि जैसे आपने चंद प्लांटेड लोगों को वहाँ पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को खड़ा कर दिया, उल्टे सीधे सवालात कर दिए। मैं किसी सूरत मीना अफरीदी साहब जो वज़ीर के भी हुकूमत के, मैं उन्होंने उनके जो लबो लहजा, जो उनके अल्फाज थे, अब मतलब इंतहाई काबिल मज़म्मत अल्फाज हैं, और उससे क्या हुआ है कि आपने असबियत को फ़रोग दिया है। कहीं पर एक आवाज़ उठ रही है कि नहीं किसी पंजाबी माँ या बहन को गाली दी गई है, और दूसरी तरफ ये अल्फाज उठ रही है कि पश्तूनों के ऊपर ज़मीन तंग की जा रही है। तो ये एक वफाक की इकाइयाँ हैं, ये फेडरेशन की इकाइयाँ हैं, इन्हें इकाइयाँ ही रहने दें, इन्हें आपस में बाय में दस्तो गिरबान ना करें। बिल्कुल तारिक सुमैर साहब, बात वहीं पर आकर खड़ी हो गई। आपने पहले जिस तरीके से बात की कि पंजाब हुकूमत है बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी इस दौरे से। शफी जान ने अज़मा बुखारी के बयान को आमिराना करार दिया और पूछा है कि दौरे पर फूड स्ट्रीट और मराकज़ जो थे उनको क्यों बंद किया गया था। मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा मासूम सा सवाल है, इसका जवाब चाहती हूँ आपसे। इसका जवाब तो उस्मा बुखारी को देना खर्चा चाहिए, ज़्यादा ना हो जाए उस्मा बुखारी को देना चाहिए, क्योंकि वो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान। मैं लाइट्स तो लोड शेडिंग होगी ना। अच्छा, अभी बिजली आपकी वाफर थी, अभी लोड शेडिंग आ गई। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल होने दें अपना। तो आपने इल्ज़ाम लगाया आप उस्मा बुखारी का, तो मैं ज़रा ना, आप बात करें कि अब पंजाब में सुहेल अफरीदी को वो हुकूमत चाहिए थी जो उस्मान बुज़दार की थी सूरत में, फ़रा गोगी और वो गुजर साहब उनके जो हस्बैंड थे, वो हुकूमत चाहिए थी जिसमें पैसे दे के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, काम होते थे। वो तो अब भी हो रही है। नहीं फ्री में हो रहे हैं सर, अब भी हो रही है यार, छोड़ देना। तारिक साहब अपना पॉइंट रखिएगा प्लीज। मैं छोड़ के अब नहीं हो रही क्या? नहीं, क्या अभी वही हो रही है। आपके पास सबूत है, शकील साहब पेश कर दें। ठीक है, पेश और करें। मैं वो CM पंजाब तक पहुंचा दूंगा। बड़ी मेहरबानी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं पहुंचा दूंगा और आपका नाम लेके पहुंचाऊंगा कि उन्होंने प्रोग्राम में दिया था, वो पहुंचा दें। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आगे मुझे बढ़ने दें, वो ये है कि जी उनको वो वाली पंजाब चाहिए था जो 4 साल था, जिसमें बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया था। पंजाब में जितनी डेवलपमेंट्स थी सब रुक गई थी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में तबादला, वो एक दफ़ा का वाक़या है, साईं उस्मान बुज़दार से एक DIG ने पोस्टिंग करा ली, और वो बड़ा मशहूर वाक़या है ब्यूरोक्रेट्स में। तो उसका 2 महीने बाद वहाँ से तबादला हो गया। तो वो जिसने सिफारिश कराई या जो बीच में हिस्सा दिया, वो पहुँच गए कि भाई CM साहब ये हो गया है। उन्होंने कहा मैंने ट्रांसफ़र का ऑर्डर करवाए थे, वादा किया था, जो भी मामला थे
मुद्दत का नहीं मैंने उसमें किया था। तो ये हालात उनको चाहिए। फराह गोगी ने जो कुछ किया उसकी सारे मामलात नायब के पास हैं, FIA के पास हैं, इंटरपोल के पास मौजूद है सारी। दूसरी जो लोड शेडिंग की बात करते हैं और असगर चौधरी ने पॉइंट उठाया कि IPPs के साथ मायदे हुए, ये क्रेडिट दें शहबाज शरीफ हुकूमत को। अच्छा। कि जो बिजली 50 रुपये यूनिट थी अब वो 34 रुपये यूनिट पे आई है, ये याद रखें, आई है। और 34 पर चली गई। और 10 या 11 IPPs कंपनियों के साथ रीनेगोशिएट किया गया है सारे मामलात को। अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि बिजली नहीं बनाओगे तो पैसे मिलते रहेंगे, अब उसको तब्दील कर दिया गया है। फिर यहाँ बात हुई है मकबूलियत की। जी, तो मकबूलियत तो बहुत अच्छी है PTI की जी, बहुत आला है, वो तो है। बिलियंस में फॉलोअर्स हैं जी उनके। कबूलियत नहीं है। हरिपुर के इलेक्शन में क्या हुआ है? क्या हुआ है? 44,000। सर, उस पे नहीं जाते आप। नहीं, मकबूलियत का लिंक है ना इससे। मकबूलियत वो कहते सर, हैं पंजाब में मकबूलियत की बात हो रही है। नहीं, तो हरिपुर के इलेक्शन में हरिपुर में इलेक्शन था, 44,000 के हरिपुर का फर्क से इलेक्शन हारे। था। और वहाँ कंपेन किसने चलाई? नून लीग ने। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर ने, CM पंजाब, वो कंपेन लीड कर रहे थे। बाकी वुज़रा वगैरह नहीं थे? नहीं, कोई फेडरल मिनिस्टर वहाँ नहीं गया। अच्छा। ये आप छोड़ दें, फेडरल मिनिस्टर कोई भी वहाँ नहीं गया जलसे के लिए। CM ने नहीं, वहाँ कैंपेन के लिए सर, जलसा और कैंपेन अलग चीज़ें हैं सर। CM ने वहाँ जलसा जो किया जी जी, हरिपुर में किया था, हवेलियाँ यारीपुर में बॉर्डर जी, पे जी। किया। कौन से CM ने? CM सोहेल अफरीदी ने। जी, जी। उसका नतीजा हरिपुर के अवाम ने दे दिया था ना कि भाई आप कितने पॉपुलर हैं। अब वो मरियम नवाज को कह रहे हैं कि जी इलेक्शन आप जलसा कर लें, तो मैं इन्हें कहूँगा एक नशिस्त खाली करा लें वहाँ से, खैबर पख्तूनख्वा से, ओके। पेशावर से या चले गए, हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा। और एक मैं ख्वातीन के हवाले से बात करता तो चलूं। बल्दियाती इलेक्शन करवा लेना सर। तारिक सुमैर साहब, आखिरी पॉइंट है, एक सोबिया शायद हैं MPA, असगर चौधरी साहब बड़ी अच्छी जी, तरह बिल्कुल, जानते हैं, बिल्कुल। नून लीग की। इन्होंने एक मरतबा वहाँ बात करना चाहिए, नारे लगाए, तो इन पे गैलरी में बैठे हुए तरीके इंसाफ के 50 कारकुनों ने हमला किया था। यार तो भैया, वहाँ अफसोसनाक है ना जी। ख्वातीन की हुर्मत की, ख्वातीन की इज्जत एहतराम की, वो कहाँ गई थी? सर वो अलग से बात करेंगे। वो इससे लिंक है, नाज़रीन, इससे हुकूमती लिंक है हलकों ना। का कहना है कि लाहौर में PTI की मोबाइलाइजेशन सिफर थी, तो फिर लाहौर में सिक्योरिटी इतनी सख्त गई जब PTI जो है वो मकबूल तरीन जमात भी नहीं है और लाहौर में वो ऐसे ही आ गए हैं, कुछ भी नहीं है, तो फिर इतनी सख्त सिक्योरिटी क्यों रखी गई थी? ये भी सवाल रखेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने, लेकिन यहाँ पर वक्त एक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमती हलकों का कहना है कि लाहौर में PTI की मोबिलाइजेशन सिफर थी, तो फिर लाहौर में सिक्योरिटी सख्त क्यों की गई थी? सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, ज़रूरत महसूस हुई और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत महसूस हुई। सगीर चौधरी साहब, इस सब को किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखें, सिक्योरिटी की बीट मैं करता हूँ। जो सिक्योरिटी वहाँ पे हमने देखी, वो इस तरीके से सिक्योरिटी जो है किसी को रोकने के लिए की जाती है, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी इस तरह से नहीं होती। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बिल्कुल, अगर आप उसको ये कहते हैं कि उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी थी, तो ये बिल्कुल नहीं थी। ये सिक्योरिटी थी कि कोई पीपल्स PTI के लोग जो हैं जो अरब को ज्यादा नुकसान ना तादाद पहुंचा में दें। अगर आ गए तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सिक्योरिटी उनके लिए थी, मल्टी लेयर सिक्योरिटी थी। और ये सिक्योरिटी सिर्फ वहां पर नहीं थी, इसके अलावा मुख्तलिफ एरियाज से में भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जहां से इनको खदशा था कर्फ्यू कि तो वहां नहीं से यानी कि शायद इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। जरूरत बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। जो आम एक CM की सिक्योरिटी होती है, उसमें आपने कोई 10-20 हज़ार पुलिस एहलकार या दूसरे एहलकार थोड़े लगाने होते हैं। उसमें तो एक मखसूस एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है कि आपने VVIP मूवमेंट पे जाना है, उनको पायलट करते हुए आपने जहाँ या उनको स्कॉट करते हुए जहाँ पे उनका वेन्यू है वहां तक लेके जाना है, और वहां पे जितनी देर वो क्याम करेंगे, उसके बाद जहां जहां उनकी मूवमेंट होगी वो आपको वहां चाहिए होगी। असगर चौधरी साहब, 10-20 गाड़ियां ज्यादा होती नहीं है। सगीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब, एक छोटा सा सवाल है, चाहती हूँ कि छोटा सा ही जवाब दीजिए और मेरे ही सवाल का जवाब दीजिए। फवाद चौधरी के मुताबिक हुक्मरान खौफजदा हैं, क्या वाकई ये दौरा हुकूमत के लिए खतरे की अलामत था और आगे भी चल के होगा? बिल्कुल। देखें, पंजाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं ना, वो एक तवील अरसे से अपने आप को अकेला तस्वर कर रहे थे।
वो समझ रहे थे कि हमारी लीडरशिप भी चूँकि केपी में जाके बैठ रही है, हम यहाँ पर अकेले। उससे जो सोहेल अफरीदी का दौरा हुआ है उन्हें हौसला ज़रूर मिला है। मैं सिर्फ वन लाइनर ये बताऊंगा कि जो सिक्योरिटी थी ना, वो शायद पंजाब हुकूमत ने उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था, इसलिए बॉक्स सिक्योरिटी दी थी कि सोहेल अफरीदी कहीं पर भी आवाम के साथ घुल मिल ना सके, क्योंकि ख़ुद तो मिलते नहीं हैं, ख़ुद तो उस तरह मीडिया इंट्रैक्शन भी नहीं करते हैं, तो कहीं सोहेल अफरीदी भी ना कर दे। ये भलाओ मीडिया और पुलिस का जिन्होंने लाहौर के दौरे को कामयाब करवा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। 2025 अपने इख्तितामी सांसें ले रहा है। ये तमाम तर चीज़ें हमने कहा था कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात भी करेंगे। और ये साल भी इख्तिताम की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। इस साल में अदलिया शदीद तनकीद की जद में रही है, उसके साथ मौशी बहरान एक चैलेंज था, और इसके साथ ही सियासी अदम इस्तेहकाम भी ला इलाज मर्ज से कम बिल्कुल नज़र नहीं आया हमें। इन तमाम मसाइब के बावजूद अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को खुद से 8 गुना बड़े, जो एक दुश्मन था, एक बड़ा मुल्क था, उससे जंग हुई और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान का नाम लेती है, पूरी दुनिया आज पाकिस्तान पे बात करती है। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हवाले से बात हो रही है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तमाम तरफ उनकी ही बातें हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि 2026 का साल पाकिस्तान की सियासत के लिए कुछ नई उम्मीदें, वो कहते हैं ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीदें हम लगाकर बैठे हैं। कुछ नए चैलेंजेस भी लेकर आएगा, कुछ नई उम्मीदें भी लेकर आएगा। ख़ास तौर पर मौशी बहरान और सियासी इस्तेहकाम के तनाजुर में किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको, तारिक सुमेर साहब? जी बिल्कुल, आपका ये बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि 2025 बहुत अहम साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो 2025 जब स्टार्ट हुआ था तो ये तासर था कि पाकिस्तान सफारती सतह पे दुनिया में तनाव है और पाकिस्तान की दीगर ममालिक के साथ मामला ठीक नहीं है। मईशत का एक बड़ा चैलेंज था 2024 में, जब शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा हुकूमत संभाली, तो जब PDM दौर था तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के करीब था और रोज़ाना बानी PTI ये बयानात देते थे, आज श्रीलंका बना, कल श्रीलंका बना, और मिसालें दी जाती थी। तो उसको जिस तरीके से हैंडल किया शहबाज शरीफ साहब ने, मैं बहुत सी चीज़ों का आईनी शाहिद हूँ। और उन्होंने IMF के साथ एक मुश्किल मायदा किया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। फिर इलेक्शन हो गए, फिर इलेक्शन के बाद जो चैलेंज थे मईशत को, उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से आगे चलाया। स्टॉक मार्केट 55,000 से 1,75,000 बेसिक पॉइंट्स पे पहुंची हुई है तारीख की। इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, SIFC बड़ा काम कर रही है इस हवाले से, वो भी चीज़ें आ रही हैं, मादनियात के मायदे हो रहे हैं, बाकी मायदे हो रहे हैं, दुनिया भर के साथ इंटरेक्शन हुई है। जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात और कामयाबी की बात, कामरानी की बात हुई, वो मार्का हक हुआ। जब अप्रैल में पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो इंडिया ने एक तासर दिया कि खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान ने कराया। जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने काकूल अकेडमी में ख़िताब करते हुए ये पेशकश की कि आलमी सतह पे गैर जानबदाराना तहकीकात करा लें, इंडिया उससे पीछे हटा, क्योंकि इंडिया का पूरा मंसूबा था, नापाक मंसूबा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग करने का। जब उसने हमला किया तो हमारे शाहीनों ने 5 और 6 मई की रात को जो कारनामा सर अंजाम दिया, वो तारीख़ में, हिस्ट्री में, 100 साल तारीख़ में देखा जाए तो बहुत कम मिलते हैं इस तरह की मिसालें। 1965 में MM आलम थे हमारे हीरो, और उनको हमेशा हम पूरी कौम सलूट मारती है, मैं भी मारता हूँ। और अभी जो हीरो थे हमारे, जो पायलट्स थे, जो एयर चीफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, और जो हुकूमत थी, इनका कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त था और इंडिया को हमने शिकस्त दी। और उस शिकस्त के बाद हमारे लिए इतने रास्ते खुले कि दुनिया भर में, मुझे जुलाई में चीन जाने का मौका मिला, SCO मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, 36 ममालिक के डेलीगेशन आए हुए थे, सवाए एक मुल्क के, इंडिया के। जिस मुल्क के डेलीगेशन से पाकिस्तानी हम मीडिया के लोग मिलते थे वो हमें मुबारकबाद देते थे। इवन नेपाल के जर्नलिस्टों ने, अफ़गानिस्तान के जर्नलिस्टों ने मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है और बड़ी कामयाबी हासिल की। तो पाकिस्तान के लिए अब रास्ते खुले हैं। अब देखें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया क्या कहते हैं। इंडिया फर्स्ट का नारा ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान पहली तरजीह है वाशिंगटन में, पाकिस्तान को बड़े मौके मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत के लिए 2 मेरे एडवाइसेस हैं, मेरी राय है कि एक, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, अमेरिकी सदर से कुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए, भारत के साथ जो इश्यूज़ हैं सेटल होने हैं, जिसमें मसला कश्मीर सबसे बड़ा इशू है। 80,000 कश्मीरियों ने जानें कुर्बान की हैं, पाकिस्तानियों ने जानें कुर्बान की हैं, हमारा बहुत बड़ा स्टेक पे है
चीज़ें, इसको हल कराने में अगर अमरीकी सदर किरदार अदा करें, वो वाला किरदार अदा ना हो जो 2019 में एक विज़िट के बाद कहा गया कि हम वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, और नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को एक करारदाद, एक आइन में तरमीम करके, इंडियन आइन में 370A शिक उड़ा के उसको भारत का हिस्सा करार दिया, रियासती दर्जा ख़त्म कर दिया। उसको वापस लाना है, मसला कश्मीर हल कराना है। दूसरा जो हमारे साथ मईशत के मसाइल हैं, सरमायाकारी के मसाइल हैं, उसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और एक बैलेंस क्रिएट हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बैलेंस क्रिएट हुआ है कि उतने ही बेहतरीन ताल्लुकात हमारे बीजिंग के साथ हैं, उतने ही बेहतरीन ताल्लुकात हमारे वाशिंगटन के साथ हो गए हैं, मास्को के साथ हमारी तलखियाँ रही हैं, मास्को के साथ तलखियाँ हुई हैं, जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, बड़ी अहमियत है। और अफ़गानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है उसको हैंडल करने के लिए पहले अफ़गान महाजरीन का बहुत दुरुस्त फैसला था इनको वापस भेजने का, उसको किस तरह हैंडल करना है, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक फ़िज़ा बनाने की ज़रूरत है। फ़िज़ा है मौजूद, कुछ सियासी इस हवाले से एक अलग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँगी। शकील करार साहब, बातें तो हो रही हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त बातें हो रही हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से 2025 में पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने पजीराई हासिल की है, सो 2026 भी कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ऐसा ही साल साबित होगा, और इंशाल्लाह ऐसा ही साल साबित होगा। तो क्या समझते हैं आपके 2026 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, खासतौर पर भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में क्या तब्दीलियां जो है वो मुतवक्किल हो सकती हैं? अच्छा देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके बारे में आप कोई भी बात हतमी नहीं कर सकते हैं कि 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद क्या होना है। सिर्फ एक आइडिया लगाया जा सकता है, ख्वाहिश का इजहार किया जा सकता है, और ख्वाब देखा जा सकता है कि हो सकता है कल पंजाब में दूध की नहरें निकल आए, शहद निकल आए, सोना निकल आए, गैस निकल आए, तेल निकल आए। तो उस पर अमल दरामद या उस पर पूरा के कैसे होगा वो समझ नहीं आता है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, आम आवाम चाहता है, आम आवाम चाहती है कि मुल्क तरक्की करे, हालात बेहतर हों, पड़ोसियों के साथ भी और दुनिया के साथ भी। ये कौन नहीं चाहता कि इस मुल्क की हुकूमत या आवाम नहीं चाहती कि उसका मुल्क तरक्की करे, उसके पासपोर्ट की कदर हो। लेकिन आप जब बुनियादें रखेंगे झूठ के ऊपर, तो वो बुनियाद कितनी मजबूत होगी ये आप अंदाज़ा लगा लें। जिसके जड़ों में झूठ हो, फरेब हो, धोखा हो, तो उसको कितना मजबूत आप खड़ा कर सकते हैं। आप कौन से झूठ की बात कर रहे हैं? बहुत से झूठे हैं, आप समझ नहीं है, आपको पता किसकी बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान देखें ना, पाकिस्तान की कामयाबी 2 चीज़ों पर है। फौज ने अपना किरदार अदा कर दिया, सियासतदानों ने अपना किरदार अदा कर दिया, ठीक है। अब मसला आता है कि उस चीज़ को बरकरार रखना, उस इज़्ज़त को, उस वक़ार को बरकरार रखना। यहाँ पर एक ट्वीट हुई पीटीआई की तरफ से, नहीं होनी चाहिए थी। खातून ने बड़ा बयान दिया, बड़ा सख्त किस्म का, नहीं होना चाहिए था। पीटीआई ने समझा उसको तो फौरी तौर पर ट्वीट को डिलीट कर दिया, उस खातून से लातरकी का इजहार भी कर दिया। मगर उससे पहले तक क्या क्या इल्ज़ामात लगते रहे, क्या क्या फतवा जारी हुए, वो माहौल को ख़राब कर रहे थे। लेकिन अभी हमसे इससे पहले बात कर रहे थे पीटीआई की, और अंदरूनी हालात हमारे ठीक होंगे तो बैरूनी ममालिक भी हमारी तरफ आएंगे। अगर अंदरूनी हालात में गर्मा गर्मी रहेगी तो फिर यहाँ टूरिस्ट भी नहीं आता, डेलीगेशन तो बहुत दूर की बात है। देखिए ना, अभी यूएई के प्रेसिडेंट आए, कितना उसमें खुशी का इजहार किया गया, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खुश थी कि यूएई के प्रेसिडेंट आए। लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई, क्यों? क्या ये सवाल उठ रहा है कि वो सिर्फ एयरपोर्ट तक रहे, उसके बाद वो 1 घंटे बाद वापस चले गए? कौम को नहीं बताया जा रहा, कौम को नहीं बताया जा रहा कि क्या हो रहा है, ये उनका 1 घंटे का दौरा क्यों था। हमें तो बताया गया था कि ये पूरे 1 दिन का दौरा है, और उसके बाद मुलाकातें भी होंगी, चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रहीम यार खान जाना था, जहाँ भी जाना था। यहाँ तो जो ऑफिशियल प्रेस जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मुलाकातें, बाकी चीज़ें होंगी, और आला हुकाम से मुलाकातें होंगी, और बड़ा परतपाक इस्तकबाल होगा। चीज़ों को उसी की शक्ल में रखें, आप उसको अपनी मर्जी से घुमाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को का नाम हुआ, उसमें फ़ौज का अपना किरदार है, एयरफोर्स का किरदार है, वो निभाया। मैं बात कर रहा हूँ सियासतदानों की जी, कि संभालना तो आपने है। अब हर जगह फौज तो आपको साथ नहीं देगी, फौज तो आपके हालात, सियासी हालात तो फौजें ठीक नहीं करने ना, आपने ठीक करने। जहाँ बात आ जाए, अगर मस्बत बात की तो उसको मस्बत रिस्पांस देना उसको। आप पीटीआई कोई भी है, आप हालात को खुद ख़राब करते हैं, सियासतदान हालात को खुद ख़राब करते हैं। कोई आप बाहर से आकर नहीं करता है। आप अगर किसी को मौका देते हैं तो आपको गाली निकालता है, आज आप किसी को छेड़ते हैं तो वो आपको पत्थर मारता है। कोई घर बैठे पत्थर किसी को नहीं मारता। तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें तमाम को इस पाकिस्तान को मिलने वाली इज़्ज़त को संभालना होगा,
और बड़े तरीके से संभालना होगा। छोटी सी गलती आपको दोबारा पाकिस्तान को उसी वापस उस जगह पे ले जाएगी जहां हमारा ग्रीन Interesting पासपोर्ट point, जो है sir. वो निकाल दिया जाएगा। Exactly. इसलिए तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट शकील करार साहब। सकीर चौधरी साहब, क्या समझते हैं कि 2026 जो है वो क्या सियासी इस्तेहकाम, वो कहते हैं ना सियासी इस्तेहकाम जो है वो ख्वाब ही बन के रह गया है, तो क्या ख्वाब देख सकते हैं 2026 के लिए कि पाकिस्तान में भी सियासी इस्तेहकाम आएगा? आकाशा देखें 2025 का जैसे तकाबली जायज़ा लिया गया तो मेरे ख्याल में 2025 जो है उसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट कह लें वो हमारा दफ़ा था, और हमारा दफ़ाई एतबार से जो एक हमें एक कामयाबी मिली, नो डाउट के उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। ये मेरा ख्याल है कि एक तारीख साज, एक 2025 का तारीख साज अमल है, और मैं क्रेडिट दूंगा, ऑल क्रेडिट गोज़ टू फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर, उनकी क़यादत में ये हुआ। बाकी अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो हमें तो बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। वही IMF, ठीक है, वही अदालती आइनी जंग, और अदालतों में और अपोजिशन का असम्बली में शोर शराबा, कोई गुड गवर्नेंस नहीं, उसी तरीके से कुछ नया नहीं था, कुछ बिल्कुल नया नहीं। आप अदाद शुमार उठा के देख लें। हाँ, और 2026 के भी मैंने अदाद शुमार कुछ पिन पॉइंट किए हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 2025 में ज्योतिषी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आगे होने वाला क्या है। इत्तेहादी दबाव जो है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, ठीक है, इत्तेहादी दबाव आप इसको समझने की कोशिश करें, मगर जो है वो उसमें जुज़वी बेहतरी आ सकती है। इसमें मौलाना फजल रहमान भी आएंगे अलग से। ये आप खुद इसमें एहसास कर लीजिएगा। मुआशी फैसले और जो इस्लाहात हैं सियासी, उसमें उसकी बका का जो मरकजी नुक्ता होगी कि वो उसको कोशिश करेंगे अपनी बका की जंग लड़ने की, लेकिन होगा नहीं। अपोजिशन सड़कों और अदालतों यानी दोनों मुहाज़ों पर मुतहर्रिक रहेगी। अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। आगे अपोजिशन की जो मुतहर्रिक होने की जो आगे कोशिश है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। 2026 में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा IMF महंगाई, बजट और सियासत पर गालिब रहेगा। IMF जो है वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा 2025 में भी। उम्मीद करते हैं कि साहब के मोदी आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं माजर चाहता हूँ 2026 की बात हो रही है। 26 की अच्छा, मीडिया, सोशल, इसके अलावा जो मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो बयानियों की जंग है उसमें मजीद तेजी आएगी। आप देखें कि अब बयानिया बनता है सोशल मीडिया पर, तो उसमें कमी नहीं होगी। आप बेशक NCCIA को बना लें, आप PIK एक्ट उठा लें, जो मर्जी कर लें, ये बयानिया जो है वो नैरेटिव बनता रहेगा। चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर PTI हो, इनके बयानिए बनते रहेंगे और उसमें तेज़ी आती रहेगी। वो भी ख़तरनाक होगी हमारी सियासी बका के लिए। वो इतनी कोई इस्लाहात लेकिन नहीं आएगी। इसके अलावा आखिरी ये मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे अदारा जात हैं उसमें तवाज़न नहीं है, अदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वक्त भी नहीं है, और 2026 जो है वो भी इसी तरीके से गुजरेगा, चूंकि कंटिन्यूटी है इदारों की आपस में। अगर कोई अदारा है जो पब्लिक डीलिंग कर रहा है और उसमें प्रोक्योरमेंट में बेशुमार करप्शन है, तो 2026 में भी उसमें बरकत ही आएगी, उसमें कोई कमी वाकई नज़र नहीं आती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लस पॉइंट ये है कि जो हमने पूरी दुनिया को दिखाया, जो सारी खामियों पर गालिब है, वो है हमारा सबसे बड़ा दिफा का जो प्रोजेक्ट है। वो उसने सब खामियों पे जो है वो गालिब आ गया, और उसमें फिर हमें क्रेडिट तो देना पड़ेगा। सकीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। असगर चौधरी साहब, क्या समझते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक जो है उस पर चले जाते हैं। आखिरी सवाल जो है वो आपके सामने जो रखेंगे उसी हवाले से कि बानी की रिहाई और सियासी कैदियों का जो मामला है 2026 में किस सम जाएगा और इसका सियासी माहौल पर क्या असरात जो है वो पड़ते आपको दिखाई देते हैं? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। देखें, आप 2026 में चली गई, अभी तो 2025 है, और चूंकि सारी बातें मेरे दोस्त 2 दिन बाद हम ले जाएंगे आपको 2026 मैं दोहरा नहीं रहा हूँ उनकी बातें। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि अस्करी और सफारती महाज पर तो हम कामयाब रहे। ये अलग बात है कि सियासी और माशी महाज के ऊपर हमें वो कामयाबियाँ ना मिल सकी। हम उड़ान पाकिस्तान के इश्तिहार से निकले, चला रहे हैं जी उड़ान पाकिस्तान इश्तिहार, और बेच रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। मेरी कहने का मतलब ये है कि PIA, और उसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। देखें, जो 2026 है उसमें PTI हमें उसी तरीके से नज़र आ रहा है कि सड़कों के ऊपर। बानी की रिहाई के हवाले से कुछ बानी की रिहाई फिलहाल मुझे दूर दूर तक इसलिए नज़र नहीं आती है कि PTI खुद नहीं चाहती कि उनके बानी चेयरमैन जो हैं वो अडयाला जेल से बाहर आएँ। आज भी मेरे एक अच्छे कानूनदान से बात हो रही थी, पता चला जी आज वो कोई अपील की है और कोई एक और उन्होंने अपील साथ लगानी थी, वो लगाई नहीं है। तो वो बानी के जितने भी मुकदमात हैं उन्हें कानूनी लिहाज से नहीं
बल्कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिहाज से वो लड़ रहे हैं। तो मुझे लग तो नहीं रहा है। हाँ, ये हो सकता है, देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि मुफाहमत के ऊपर चलते हैं और बड़ी अच्छी वो मुफाहमत की बातें भी करते हैं, लेकिन नरम गोशा बानी PTI के लिए उनके दिल में भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। ज़बानी तो वो कहते हैं गल कर ले जी, बैठ जाते हैं जी, मुज़ाकरात कर लेते हैं जी। स्पीकर सरदार याद सादक ने भी कहा है जी कि मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं कुछ कर लूँगा जी, लेकिन अमलन जो आज हमें स्पीकर पंजाब असम्बली का जो लब लहजा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है। या उज़मा बुखारी साहबा देखें, हुकूमत जो वफाक में है वो तो बेसिकली समझ लेना पंजाब वाली हुकूमत है ना। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंजाब ही वज़ीर आला थे, तो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो सारी मुशावरत तो वहाँ पर ही सारी होती है। और लब लहजे से भी यही लग रहा है कि वो अभी कबूल करने को तैयार नहीं है। और फिर बात वही आ जाती है कि म्यान एक है और तलवारें दो। अब इस म्यान में कौन सी तलवार रहेगी? अभी तो नून लीग ही है, तो नून लीग ही रहेगी। PTI अगर आएगी तो नून लीग ने बाहर हो जाना और उन्हें बाहर होना कबूल नहीं है। अकेली नहीं है, इत्तेहादी है, इत्तेहादी जमात है। तारिक ज़ुबैर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट में जो आप कहना चाहते हैं वो रख दीजिएगा। मैं 20 सेकंड में मैं कह देता हूँ कि बानी PTI के जो वकला हैं जी, वो अपनी लीडरशिप बना रहे हैं, वो उनकी रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। फिर उनके एक रहनुमा हुकूमत ही संजीदा हो जाए अगर वो संजीदा नहीं है। हुकूमत क्यों नहीं करती, हुकूमत पहल करती ही नहीं है ना। हुकूमत तो कहती है कि जितना अरसा बानी PTI जेल में रहेंगे, मुल्क के मफाद में रहेंगे। मुझे आखिरी पॉइंट बोलने दें। उनकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे खुद ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही कि जब भी हम कोई बात आगे बढ़ाते हैं तो इनकी फैमिली ही खान साहब की उसको सबुताज कर देती है। तो इससे यही लगता है कि इनकी फैमिली भी नहीं चाहती और इनके वकला भी एग्जैक्टली जो मौजूदा क़यादत है PTI की वो नहीं चाहती कि बानी PTI बाहर आ गए तो ये सारे फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम था न्यूज़ एंड व्यूज़, अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।